Hello everyone, we are going to start a human digestive system. What is human digestive system? It consists of two things. The first thing is alimentary canal. Alimentary canal plus the accessory organs और ग्लैंड्स. तो आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स, हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. एक है एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसेसरी ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स. व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? कैनाल मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी दो ओपनिंग्स होंगी, जिसके अंदर से खाना ट्रेवल करेगा. वो दो ओपनिंग्स क्या है आपकी? एक है माउथ और एक है एनस. तो ये पूरी एक सिंगल ट्यूब है जिसके अंदर से खाना ट्रेवल करेगा, उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल. पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे ऑर्गन्स या ग्लैंड्स भी हैं जिनके अंदर से खाना ट्रेवल नहीं करेगा, लेकिन उनकी सिक्रीशंस से डाइजेशन में हेल्प होगी. एग्जाम्पल सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर. ये सारे वो ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर से खाना ट्रेवल नहीं करता, लेकिन इनकी सिक्रीशन से डाइजेशन होती है. तो वो है आपके एसेसरी ऑर्गन्स या ग्लैंड्स. इन दोनों को मिलाकर हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में. हम सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी की, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इस ट्यूब से, एलिमेंट्री कैनाल से, जिसकी दो ओपनिंग थी. पहली ओपनिंग का नाम क्या था? ये है आपकी माउथ. और जो सेकंड इसका लास्ट ओपनिंग है उसका नाम क्या है? इसको कहते हैं एनस. तो दो ओपनिंग और एक सिंगल ट्यूब, ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल. नाउ ये जो माउथ है हम डिटेल में पढ़ेंगे इन रेस्पिरेटरी सिस्टम कि कैसे ये माउथ नोज से कनेक्टेड है, मतलब डिटेल में. बट यहाँ बेसिक पढ़ते हैं हम लोग. तो माउथ एंड नोज बोथ आर कनेक्टेड, और इस कनेक्शन को हम कहते हैं फेरिंग्स. क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसे हम कहते हैं फेरिंग्स. फेरिंग्स का वो हिस्सा जो नोज के पीछे आता है, मतलब मेरा नोज है, इसके पीछे जो फेरिंग्स का हिस्सा होगा उसे मैं कहूंगा नेजोफेरिंग्स. फेरिंग्स का वो पार्ट जो माउथ के पीछे है उसे मैं कहूंगा ओरोफेरिंग्स. और ओरोफेरिंग्स के नीचे क्या आएगा आपका? हाइपोफेरिंग्स. ये जो फेरिंग्स है, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. तो ये क्या है? यहां से फूड भी पास करेगा और एयर भी पास करेगी. सिंपल एग्जांपल देता हूं. आप नाक से सांस लेते हो तो एयर कहां गई? आपके विंड पाइप में गई. ठीक है. आप मुंह से सांस लो तो आप मुंह से भी सांस ले सकते हो, नाक से भी सांस ले सकते हो. तो दोनों पाथवेज में से जो एयर है वो कहां जा रही है? विंड पाइप में. तो इससे आपको पता लगता है कि हाँ यार, आपका जो नोज है और माउथ है दे आर कनेक्टेड, और इसी कनेक्शन को हम कहते हैं फेरिंग्स. तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. ठीक है. अब आपकी जो विंड पाइप होती है वो आगे होती है, और जो फूड पाइप है वो पीछे होती है. तो ये है आपकी फूड पाइप. और इस फूड पाइप को हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं. सो विंड पाइप आगे है और इसके पीछे आपकी क्या होगी? फूड पाइप होगी. अब इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या पता लगता है कि अगर मैं खाना खाता हूं, मुंह से खाना खाया मैंने, वो विंड पाइप पे भी जा सकता है, वो फूड पाइप पे भी जा सकता है. तो ऐसी क्या चीज़ है जो खाने को फूड पाइप में भेज रही है, विंड पाइप में नहीं जाने दे रही? तो इसके लिए विंड पाइप के प्रॉक्सिमल पार्ट, मतलब स्टार्टिंग के पार्ट पे एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग एपिग्लॉटिस.
एपिग्लॉटिस, एक्चुअल में ग्लॉटिस का मतलब लैरिंग से है, जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, आपका इसमें आवाज़ आती है ना, उस पार्ट को लैरिंग्स कहते हैं। और उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस एंड सब ग्लॉटिस। एपी मतलब ऊपर वाला हिस्सा, एपिग्लॉटिस, है ना। तो इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को इनटू द विंड पाइप, इसे कहते हैं हम लोग एपिग्लॉटिस। जैसे आप खाना खाओगे, ये एपिग्लॉटिस इस विंड पाइप को बंद कर देगा, ये ऐसे है, खाना आएगा ऐसे और ये इस विंड पाइप को बंद कर देगा। तो खाना कहाँ से पास करेगा? फूड पाइप से। ओके, अब फूड पाइप इज कनेक्टेड टू द जे शेप ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं स्टमक। दिस स्टमक इज कनेक्टेड टू द इंटेस्टाइन। अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। दिस स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फर्दर 3 पार्ट्स। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज ड्यूडेनम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ड्यूडेनम कहते हैं। इसके सेकंड पार्ट को हम कहते हैं जजुनम, और इसके थर्ड पार्ट को कहते हैं हम लोग इलियम। और सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो इलियम होता है। सबसे छोटा ड्यूडेनम, उससे लंबा पार्ट जजुनम, और उससे भी लंबा पार्ट क्या आपका इलियम। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर आपसे प्रैक्टिकली पूछे मतलब कि स्टमक इज कनेक्टेड टू, तो आपका आंसर होना चाहिए ड्यूडेनम, है ना। ओके, अब जो इलियम है, मतलब इलियम वो कनेक्टेड होती है टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन फर्दर हैज 4 पार्ट्स। जो सबसे पहला पार्ट है जो इलियम से कनेक्टेड है, उसे कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? सीकम। इस सीकम के बाद ये जो पार्ट आ रहा है, इसे कहते हैं असेंडिंग कोलॉन। ये है आपका ट्रांसवर्स कोलॉन, और ये है आपका डिसेंडिंग कोलॉन। तो ये जो पार्ट वगैरह, ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं असेंडिंग कोलॉन। ये जो ट्रांसवर्सली जा रहा है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन। और जो पार्ट नीचे आ रहा है, उसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। कोलॉन जो वर्ड है, दिस इज फॉर, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। कोलॉन वर्ड इंटेस्टाइन के लिए यूज करते हैं, जैसे गैस्ट्रिक वर्ड स्टमक के लिए यूज करते हैं। तो स्टमक से रिलेटेड कोई भी चीज होगी ना, उसको गैस्ट्रिक कहेंगे। जैसे गैस्ट्रिक एसिड, जिसे HCl कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस जिसमें पेप्सिन होता है। तो गैस्ट्रिक वर्ड इज फॉर स्टमक, कोलोन इज फॉर लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी और ओरल कैविटी। ठीक है, तो माउथ को हम लोग बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी भी कहते हैं। देखो, साइंस में हर चीज का जो है ना नाम, नॉमेनक्लेचर जो करते हैं, उसके पीछे एक रीजन है। इसको बकल कैविटी क्यों कहते हैं? तो इसका एक सिंपल रीजन हो सकता है, इसको क्योंकि यहाँ पे एक मसल होती है, उसे बक्सीनेटर कहते हैं, है ना। तो इस तरह से मतलब बहुत सी चीजें हैं साइंस में, आपको नाम जो ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको आने चाहिए। तो स्टमक के लिए क्या यूज किया मैंने? वर्ड गैस्ट्रिक। तो मैं जब भी वर्ड यूज करूंगा गैस्ट्रिक, इसका मतलब वो स्टमक होता है। कोलन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन होता है। जैसे हेपैटिक मतलब लीवर होता है, रीनल मतलब किडनी होता है। तो इस तरह से हर चीज़ के एक ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं और आपको वो टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। ओके, हम पहुंच गए थे डिसेंडिंग कोलॉन पे। तो सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। तो ये चारों हिस्से किसके हैं? ये पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा और ये 1 2 3 4, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो डिसेंडिंग कोलोन है,
ये एंड होती है इसमें, इसे कहते हैं सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन। तो सिग्मोइड कोलन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। हायर क्लास में पढ़ोगे कि लार्ज इंटेस्टाइन यहीं तक होती है। सिग्मा मतलब होता है एस शेप, देखो ना एस शेप है, इसको कहते हैं सिग्मोइड। ओके, तो सिग्मोइड कोलन हो गया। उसके बाद ये आपका होगा लार्ज इंटेस्टाइन। सिग्मोइड कोलन के बाद आपके दो स्ट्रक्चर आएंगे, इसे कहते हैं रेक्टम और जो लास्ट पार्ट है जो हम पढ़ चुके हैं उसे कहते हैं एनस। रेक्टम एंड एनस को अलग से पढ़ाया जाता है अपार्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सो दिस वाज योर एनाटॉमी। इस एनाटॉमी में हमने सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा। तो क्विकली रिवाइज करते हैं, मैं क्या पढ़ा। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उस ट्यूब की दो ओपनिंग होती है, पहली ओपनिंग है माउथ और दूसरी ओपनिंग है एनस। इस पूरी ट्यूब के अंदर आपका खाना ट्रेवल करेगा। पर हम देखते हैं जो ट्यूब है इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू नोज। तो नोज से जो ट्यूब कनेक्टेड होती है उस हिस्से को कहते हैं फेरिंग्स, जिसके हम तीन पार्ट पढ़े, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स। और ये ट्यूब बाद में बाइफरकेट कर जाती है दो पार्ट्स में, जिसके आगे वाले पार्ट से बनता है विंड पाइप और पीछे वाले पार्ट से बनता है फूड पाइप। खाना विंड पाइप में नहीं जाता क्योंकि हमारे पास है एपिग्लॉटिस, ठीक है। एक कार्टिलेज होती है एपिग्लॉटिस, जैसे हम ईयर की कार्टिलेज होती है वैसे कार्टिलेज है एपिग्लॉटिस। जैसे ही खाना आता है, खाना ऐसे आएगा ऐसे, और वो इस एपिग्लॉटिस बंद कर देगा विंड पाइप को, और खाना कहाँ चला जाएगा, स्लाइड होकर फूड पाइप में। आप ये भी सोच सकते हो कि खाना यहाँ भी जा सकता है, मुंह से खाना खाया और नाक से बाहर निकला है, तो उसके लिए हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, यूवुला के बारे में पढ़ेंगे। जो ऐड आती है विक्स की, तो उसमें पढ़ते हैं ना, वो लटक रहा होता है ऐसे बेल लाइक स्ट्रक्चर, उसे यूवुला कहते हैं। वो यहाँ पर होता है, इस एरिया में होता है, उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से खाना ना तो विंड पाइप में जा रहा है, ना खाना नोज में जा रहा है, खाना डायरेक्टली माउथ से कहाँ जा रहा है, फूड पाइप में, जिसे कहते हैं ईसोफेगस। ये ईसोफेगस फिर स्टमक से कनेक्टेड है, स्टमक फिर आगे ड्यूडेनम, जजुनम, इलियम, फिर सीकम, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, और उसके बाद रेक्टम और एनस, एनल कैनाल, और उसकी ओपनिंग को कहते हैं एनस। इस सीकम के साथ एक हमारे पास ब्लाइंड ट्यूब हमारे पास है। ब्लाइंड ट्यूब क्यों, मतलब इसकी एक ही एंडिंग, मतलब इसकी कोई एंडिंग नहीं है, तो इसे कहते हैं, दिस ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अपेंडिक्स। और ये अपेंडिक्स जो है ये हमारी बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स में तो काम का था, पर हमारी बॉडी में उसका अब कोई काम नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, कोलोन के पास बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। याद रखना, जब भी मैं वर्ड यूज करता हूँ कोलोन, कोलोनिक बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में कहाँ पर है, जो अपने जीआईटी में, वो मेनली कोलोन में है। जैसे हम बात करते हैं ई कोलाई, इश्चरीचिया कोलाई है ना, ई कोलाई जो फूड पॉइजनिंग भी कर सकता है। तो ये सारे बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं जो आपके फीकस मैटर में पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया कहाँ पर है, कोलोन में है। और कोलोन बैक्टीरिया का क्या फायदा होता है ये हम आपको सब्सिक्वेंटली आगे बताएंगे। अब हम बात करते हैं एसेसरी ऑर्गन्स और ग्लैंड्स की, जो कि इस डायग्राम में हमने नहीं पढ़ा, उनको पढ़ेंगे, फिर आगे हम डाइजेशन की बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट दी एसेसरी ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स, जो कि हमने पढ़े थे स्लेवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास। बात करते हैं स्लेवरी ग्लैंड्स की। आपकी बॉडी में 3 पेयर्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, जिनकी ओपनिंग जो है वो ओरल कैविटी में है। 3 पेयर्स में आपके आते हैं सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर एंड द लार्जेस्ट वन इज पैरोटिड। तो ये तीनों के आपके स्लेवरी ग्लैंड। ओके, उसके बाद आते हैं आपको लिवर एंड गॉल ब्लैडर। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, दे आर एसेसरी ऑर्गन्स एंड ग्लैंड। फूड इसमें से पास नहीं करेगा, बट इनकी सिक्रीशंस हेल्प करेंगी डाइजेशन में। तो लिवर इज दी सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बिकॉज बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन को मानते हैं, और सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, लिवर है। लेकिन इन डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। उसके बाद राइट साइड पे आपका लिवर, और ये लीवर है, मान लो आपका ये लीवर है, ठीक है। लिवर कैसे, लिवर आपका, इस लिवर के
ये आपका गॉल ब्लैडर है, तो लीवर के बैक बिहाइंड पीछे वाले सरफेस पे आपका गॉल ब्लैडर इस तरह से है, ठीक है। तो ये आगे नहीं, एक्चुअली ये लीवर के पीछे है, ठीक है। और ये आपका पैंक्रियास, पैंक्रियास भी एक्चुअली में स्टमक के पीछे होता है, ठीक है। तो जस्ट डिस्क्रिप्शन पर्पस के लिए ऐसा बनाया है, तो एक्चुअल एनाटॉमी थोड़ी सी अलग होती है। ओके, सो लिवर की जो डक्ट्स है उसे कहेंगे हिपैटिक डक्ट। मैं कहा था ना लिवर के लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग हिपैटिक। तो लिवर की डक्ट है, ये कौन सी डक्ट है? दोनों हिपैटिक डक्ट। लिवर के दो लोब्स होते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड। ओके, तो हिपैटिक डक्ट कहाँ खुल गई? हिपैटिक डक्ट कनेक्टेड हो गई गॉल ब्लैडर से, और इसे कहते हैं फिर हम लोग कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट आती है नीचे और वो कनेक्ट हो जाती है पैंक्रियाटिक डक्ट से। दोनों पहले ज्वाइन करेंगी और फिर कॉमन डक्ट की फॉर्म में ये कहाँ खुल जाएंगी? ड्यूडेनम के अंदर खुल जाएंगी, यहाँ पर। तो लीवर की सिक्रीशंस आती हैं जो स्टोर होती हैं, टेम्परेरी स्टोर होती हैं गॉल ब्लैडर में, और वहाँ से फिर बाइल, एक्चुअली बाइल जूस आता है यहाँ से, और वो फिर कॉमन बाइल डक्ट इज कनेक्टेड टू द, ये पैंक्रियास इसकी पैंक्रियाटिक डक्ट है। दोनों डक्ट पहले कनेक्ट होंगी और फिर कॉमन डक्ट के फॉर्म में ये खुल जाएंगी, इसमें इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, है ना। ये ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट में खुल जाती हैं। तो ये थे हमारे एसेसरी ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। अब हम डिटेल में बात करते हैं व्हाट आर द एंजाइम्स, व्हाट आर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंजाइम्स and their function. So as we have already discussed, what are the enzymes? Enzymes are the biocatalyst. और कैटलिस्ट आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, कैटलिस्ट क्या होते हैं? दे स्पीड अप अ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन दैट रिएक्शन। तो सेम वे हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिनको हम लोग डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, तो याद रखना, ठीक है। और एंजाइम क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। सो ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसके डिटेल में। ओके, चलो हम अब बात करते हैं जितने भी हमारे पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पार्ट्स पढ़े हैं उनका फंक्शन क्या है, और वो कोई एंजाइम रिलीज करते हैं तो उसका फंक्शन क्या है। स्टार्ट करते हैं हम लोग ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में सबसे पहले क्या आएगा? आप खाना खाते हो, इसे कहते हैं इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन होती है, और उसके बाद उस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है, और फिर वो यूज़ होता है। जो भी चीज़ एब्जॉर्ब हुई है दैट इज़ यूज्ड बाय द सेल, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। और जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो पाती उसकी क्या कहती है? इजेशन। तो ये कंप्लीट आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो पाई दैट इज इजेशन। डाइजेशन का मतलब हमने पढ़ा था, इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। जैसे सीजर हो गई, एक मतलब पेपर है, उसको सीजर से, कैंची से काट दो उस पेपर को, तो वो पेपर आपका फूड है, और वो सीजर क्या है? वो एंजाइम है आपका, जो खाने को स्मॉल 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 पार्ट्स में तोड़ रहा है। हम ऐसा इतना स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में क्यों तोड़ रहे हैं? ताकि वो चीज़ एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी। सबसे पहले आप खाना खाते हो तो टीथ क्या करेंगे? उसको कटिंग का हेल्प करेंगे। क्या कहते हैं? टीथ हेल्प्स इन कटिंग एंड चूइंग। कटिंग में और चूइंग में हेल्प करेंगे, उसको छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देंगे। टंग क्या करती है? उसको टंग उस फूड को मिक्स करती है विद दी सलाइवा। टंग का फंक्शन क्या है? ये मिक्स करती है फूड को विद द सलाइवा। अब सलाइवा क्या है? सलाइवा ये सिक्रीशन है बाय दी सलेवरी ग्लैंड्स। हमारे पास कितने सलेवरी ग्लैंड्स थे? टोटल 6 हैं, 3 पेयर में, हाँ, जिसमें लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम होता है पैरोटिड, लेकिन मैक्सिमम सिक्रीशन सब मैंडिबुलर ग्लैंड से आती है। तो सलेवरी ग्लैंड ने क्या करना है? इसने सिक्रीट करना है सलाइवा। अब इस सलाइवा के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस सलाइवा के अंदर आपका बाइकार्बोनेट होता है, इस सलाइवा के अंदर पोटेशियम होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर वाटर होता है, साथ में इसके पास एक एंजाइम होता है। इस सलाइवा में एक एंजाइम है जिसको कहते हैं लोग सलेवरी एमाइलेज, ऑल्सो नोन एज
टाइलिन। सलाइवा कंटेन्स एंजाइम, एंजाइम का नाम क्या है? तो उस एंजाइम को कहते हैं हम लोग सैलिवरी अमाइलेज, ऑल्सो नोन एज टाइलिन, पी साइलेंट। एंजाइम है सैलिवरी अमाइलेज, ऑल्सो नोन एज टाइलिन। एक खास बात, जितने भी एंजाइम्स पढ़ेंगे ज्यादातर एंजाइम्स के पीछे एज लगेगा, ठीक है? तो अमाइलेज ये एक एंजाइम है, ये ब्रेकडाउन, जैसा नाम होता है जिस एंजाइम का उसी नाम के स्ट्रक्चर को वो ब्रेक डाउन करेगा। जैसे अमाइलेज है, ये किसको ब्रेक डाउन करता है? स्टार्च को। आपने पढ़ा होगा स्टार्च के अंदर अमाइलोपेक्टिन और अमाइलिन ये कंपाउंड पाए जाते हैं। तो इसलिए अमाइलेज जो है ये डाइजेस्ट करेगा स्टार्च को, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देगा माल्टोस में। किसमें? माल्टोस में। स्टार्च क्या थी? ये स्टोरेज फॉर्म थी ग्लूकोज की इन द प्लांट्स, ठीक है? तो आपने प्लांट खाया जिसके अंदर स्टार्च था, उस स्टार्च को माल्टोस में तोड़ दिया। ये ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज इसके बाद टूटेगा, मतलब एक कंपाउंड सब्सटेंस को थोड़े से सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। पर ये सिंपलेस्ट नहीं है। सिंपलेस्ट क्या है स्टार्च का? ग्लूकोज। ग्लूकोज ही एब्जॉर्ब हो सकता है, इसलिए ओके स्टार्च कन्वर्ट हुआ माल्टोस में विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी अमाइलेज। ओके, ये जो सलाइवा है इसकी पीएच बेसिक होती है बिकॉज ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है? तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, सिंपल क्वेश्चन, डाइजेशन स्टार्ट्स इन, तो आपका आंसर डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। आपका खाना मुंह में जाती है उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है, ठीक है? ओके, सो अब आपका थोड़ा सा स्टार्च यहाँ डाइजेस्ट हो गया। लेकिन हम खाने में क्या क्या खाते हैं? हम लोग खाने में प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। उसी कार्बोहाइड्रेट को मैं अगर कहूँ स्टार्च तो गलत नहीं होगा, ठीक है? स्टार्च एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ना है, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया थोड़ा सा माउथ में, पर प्रोटीन डाइजेशन यहाँ पर नहीं हुई, ना ही फैट डाइजेशन यहाँ पर हुई। तो आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद खाना आपने खाया, वो खाना कहाँ गया? फिर आपने उसको स्वेलो कर लिया और वो कहाँ पे चला गया? ईसोफेगस में आ गया। ईसोफेगस इज नथिंग बट अ मस्कुलर ट्यूब, ठीक है? मसल की बनी है, ठीक है? एक्चुअली सारा जो अपना जेड सिस्टम है ये पूरा मस्कुलर सिस्टम है। यहाँ पर स्मूथ मसल पाई जाती हैं। फ्रॉम माउथ द फूड एंटर्स द ईसोफेगस एंड फ्रॉम ईसोफेगस टू द स्टमक। तो ईसोफेगस क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है, जस्ट फूड को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। आपकी जितने भी हमने जीआईटी में मसल्स पढ़ते हैं दे आर स्मूथ मसल्स, जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। आप चाहो कि मैं अपना खाना स्टमक में ही रोक लूँ, ऐसा नहीं हो सकता है ना? आप चाहो कि मैं अपना खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रोक के रखूँ, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, अब खाना कहाँ पहुँच गया? माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक। स्टमक के पास बहुत टाइप के सेल्स होते हैं, हमें सिर्फ 3 पढ़ने हैं: चीफ सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स और ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल। जो चीफ सेल हैं वो सिक्रीट करते हैं पैप्सिनोजन, पैप्सिनोजन। म्यूकस नेक सेल सिक्रीट करते हैं म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल ये सिक्रीट करते हैं एक्सियल और इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, हमने पढ़ लिया कि जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो गई? माउथ में। पर अभी तक प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई, ना फैट की डाइजेशन स्टार्ट हुई। स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और फैट की डाइजेशन स्टार्ट नहीं होती। और फैट की डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होगी? आगे ड्यूडेनम में। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और यहाँ पे फैट की डाइजेशन स्टार्ट होती है। ओके, अब इनके फंक्शंस क्या हैं? देखो ध्यान देखें अगर हम इसको, तो पैप्सिनोजन लिखा है मैंने,
जिस भी एंजाइम के नाम के पीछे GEN लिखा हो उसे कहते हैं जाइमोजेंस। जाइमोजेंस होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, कि ये जो एंजाइम है ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, ये एक्टिवेट किस में होगा, पेप्सिन में, और इसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है HCl। ये HCl के दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है HCl का, HCl एक्ट करेगा पेप्सिनोजन पे और इसको कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में। ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। पेप्सिन क्या है, एंजाइम है, क्या करेगा ये, पेप्सिन करेगा आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट। पर ये भी पार्शियल डाइजेस्ट करता है, जैसे यहाँ पर स्टार्च की पार्शियल डाइजेशन हुई माल्टोस में, है ना, ग्लूकोज नहीं बना, वैसे ही पेप्सिन की जो डाइजेशन होती है वो पेप्टिडेज में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो पार्शियल डाइजेशन है। कंप्लीट डाइजेशन जो हमारी पूरी बॉडी में होती है वो कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, यहाँ पे होती है कंप्लीट डाइजेशन। ओके, तो HCl ने पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर दिया पेप्सिन में। एक तो ये फंक्शन है HCl का। दूसरा फंक्शन क्या है HCl का, HCl एक माइक्रोबिसाइडल है, मतलब एंटीबैक्टीरियल है। अब खाना खाते हो उस पर बैक्टीरिया लगे होते हैं एटमॉस्फेयर से, तो उन बैक्टीरियाज को, उन जर्म्स को किल करने के लिए HCl, तो इसके दो फंक्शन है, इट एक्टिवेट द पेप्सिन एज वेल एज दूसरा फंक्शन है ये है माइक्रोबिसाइडल, ये माइक्रोब को किल करता है। ठीक है, अब इस बिकॉज ऑफ दिस HCl द pH ऑफ स्टमक इज ऑलमोस्ट 1 to 2, है ना, pH बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है स्टमक का pH। अब आप सोचो कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारी स्टमक के अंदर बैठा है तो वो स्टमक को भी डाइजेस्ट कर सकता है, स्टमक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास स्टमक के ऊपर एक लेयर लगी होती है, म्यूकस की लेयर। म्यूकस की लेयर होती है जो प्रिवेंट करती है स्टमक को फ्रॉम इट्स ओन एसिड, ताकि उसकी खुद की एसिड स्टमक को डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो उसके लिए हमारे पास एक म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है, जो कांटेक्ट में नहीं आने देती स्टमक को उसकी HCl से। ठीक है, ये फंक्शन क्लियर हो गए। अभी जो एसिडिक फूड है जो स्टमक से ड्यूडेनम में जाएगा उसे कहते हैं काइम, CHYME, काइम कहते हैं। अब वो कहाँ पर आ गया आपका, ड्यूडेनम में आ गया। ओके, जब ड्यूडेनम में फूड आ गया आपका, उसको दो जगह से सिक्रीशंस बन रही हैं, एक तो लीवर से आ रही है और एक पैंक्रियास से आ रही है। लीवर से बाइल जूस बनता है, ठीक है, वो बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, टेम्परेरी स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और जब जब आप खाना खाते हो वो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वहाँ से बाइल रिलीज हो जाएगा ड्यूडेनम में। पैंक्रियास अपने पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है इन द ड्यूडेनम। खास बात क्या है, सो लीवर का फंक्शन क्या है यहाँ पर, इन डाइजेशन इट सिक्रीट, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट द बाइल juice, whereas the function of gallbladder is it store, ये स्टोर करता है बाइल जूस को। इसका फंक्शन सिर्फ स्टोरेज का है और ये बनाता है और उसको सीक्रेट करता है। अब क्या हुआ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल, हमने बात की थी यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हो गया डाइजेशन, स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे किसकी डाइजेशन स्टार्ट होने वाली है, फैट्स की। तो क्या करता है बाइल, ये आपका फैट का मॉलिक्यूल है ना, ये आपका फैट का मॉलिक्यूल है, इस बड़े वाले फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है बाइल। तो बाइल ने फैट, एक बड़े फैट के मॉलिक्यूल को स्मॉलर फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन। बट यहाँ पे फैट डाइजेस्ट नहीं हुआ क्योंकि फैट में ही कन्वर्ट हुआ, है ना। फैट को एक्चुअल डाइजेशन इज विद द हेल्प ऑफ अ एंजाइम कॉल्ड लाइपेज, और फैट उसमें डाइजेस्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। दैट्स व्हाई बाइल इज नॉट एन एंजाइम। बाइल एक एंजाइम नहीं है क्योंकि उसने फैट को फैट में ही रखा, बस क्या किया उसने, बड़े फैट के मॉलिक्यूल को स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया उसने, जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। इस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम है एज कम्पेयर टू दीज
स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया, अगर इसको कंबाइन कर दूंगा इन सबका सरफेस एरिया तो ज़्यादा होगा। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा, ये एंजाइम जो है वो फास्टर एक्ट करेगा, है ना, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पे एक्ट कर सकता है। दैट्स वाई तो बाइल करता है इमल्सिफिकेशन, लाइपेज करता है फैट की डाइजेशन, तो दैट्स वाई लाइपेज इज अ एंजाइम, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। और वो किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये लाइपेज कहाँ से आया, पैंक्रियास से आया। तो पैंक्रियास के पास बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे पैंक्रियाटिक लाइपेज। और पैंक्रियास की खास बात है कि पैंक्रियास एक एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड होता है ना। आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे कि पैंक्रियास आपको पता हो इंसुलिन रिलीज करता है ना। तो दैट्स वाई ये एंडोक्राइन फंक्शन भी इसका और इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी है। ओके, तो पैंक्रियास रिलीज किया लाइपेज जिसने फैट को डाइजेस्ट किया। पैंक्रियास के पास एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं ट्रिप्सिनोजन। क्या नाम है, इसे कहते हैं ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन। याद करो हमने यहाँ पढ़ा था पेप्सिनोजन। जिस भी एंजाइम के नाम के पीछे GEN लग जाए वो है इनएक्टिव फॉर्म में, तो ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा किस फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, ट्रिप्सिन बन जाएगा। ये बन गया ट्रिप्सिन, और ये प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। और भी बहुत सारे पैंक्रियास के एंजाइम्स हैं जैसे कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है। तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो बेसिकली प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फैट डाइजेस्ट हो रहा है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। बस आपको याद रखना कि जिस भी एंजाइम के पीछे GEN लग जाए उन्हें जाइमोजेंस कहते हैं, ठीक है, और वो इनएक्टिव फॉर्म्स में। ओके, अब पैंक्रियास ये जो जब आपका खाना स्टमक से डुडनम में आया तो स्टमक में pH क्या थी, एसिडिक थी, लेकिन डुडनम में pH क्या आती है इसकी, बेसिक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि पैंक्रियास बाइकार्बोनेट भी रिलीज करता है। ओके, तो यहाँ से जो खाना है अब आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने वर्ड यूज़ किया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, कंप्लीट डाइजेशन होती है। क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। जितना भी आपने खाने को ब्रेक डाउन किया, जैसे स्टार्च माल्टोस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये सारी क्या है, कंप्लीट डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एज वेल एज वाटर। देखो बच्चों को डाउट होता है कि यार लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन एंड मैक्सिमम जो अपना फूड है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम का एग्जांपल दूँ, जैसे जैसा आपका कंपाउंड होगा उसका वैसा एंजाइम होगा, जैसे माल्टेज। तो मैं यूज़ करता हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन के एक एंजाइम है उसका नाम है माल्टेज। तो क्या डाइजेस्ट करेगा ये, माल्टोज। माल्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा, ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। और जैसे एग्जांपल दूं मैं लैक्टेज। तो लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरह से जो कंपाउंड है उसका उसी नाम से एंजाइम है, जैसे न्यूक्लियोटिडेज जो न्यूक्लियोटाइड्स को डाइजेस्ट करता है। तो इस तरह से आपको एंजाइम से आने की जरूरत नहीं, बस याद रखना कि यहाँ पे होती है कंप्लीट डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड वाटर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ गया, सीकम में, और मतलब बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। यहाँ पर मैंने कहा था यहाँ पे ब्लाइंड एक ट्यूब है जिसको कहते हैं हम लोग अपेंडिक्स। खाना कभी इसमें नहीं जाता, ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स में होता था, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स क्या खाते थे, हम लोग वेजिटेबल्स ज़्यादा रॉ फूड खाते थे। तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा रॉ प्लांट्स हम खाते हैं, जैसे अपने काउज हो गई है ना ये, तो वो उसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाती हैं वो, तो उसके लिए आपको इंटेस्टाइन आपको लॉन्गर चाहिए, है ना, लंबी चाहिए इंटेस्टाइन। तो ये तो काफ़ी लंबा होता था आपका अपेंडिक्स, और ये हेल्प करता था आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। लेकिन क्या हुआ, हम अब कुक करके खाने लगे फूड, है ना, तो इससे हमारी बॉडी में क्या हुआ, विद द टाइम ऑफ एवोल्यूशन ये अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया, अभी हमारे किसी काम का नहीं है।
गलती से अगर खाना इसमें चला जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे हमने बताया कोलन के पास बैक्टीरिया होते हैं, तो वैसे अपेंडिक्स में बहुत से बैक्टीरिया पड़े होते हैं। खाना गलती से इसके अंदर चला जाता है तो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाती है और अपेंडिसाइटिस हो जाती है, उसको फिर काट सर्जरी करके बाहर निकालना पड़ता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे सिर्फ वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन कहते हैं, तो उसमें पास बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, कोलोनिक बैक्टीरियाज, जो क्या करते हैं, जैसे उनके बहुत सारे फंक्शन हैं, वो कैंसर से प्रिवेंट करते हैं और विटामिन के, बायोटिन, ऐसे बहुत सारे विटामिन भी बनाते हैं, तो इनका फ़ायदा होता है। तो आप जो दही खाते हो ना, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। तो बैक्टीरिया कहाँ पे रिजाइड करते हैं, उनका घर कौन सा है, वो कोलन है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं। ओके, मैंने कहा कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन हुई है, लेकिन अगर मैं वर्ड यूज़ करता हूँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो आंसर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। दोनों बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब तो जो सारा आपका क्या कहते हैं, फूड क्या था, लिक्विड था, है ना, तो सारा वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो फीकस मैटर है आपका, वो कहाँ स्टोर हो जाता है, रेक्टम में। रेक्टम में देयर इज अ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर, ठीक है। और विद द टाइम प्रेशर बिल्ड होगा और वो एनएस से बाहर निकल जाएगा, उसे कहते हैं इजेशन। तो हमने क्या पढ़ा, इंजेशन, फूड को एंटर करना माउथ में, फिर डाइजेशन होती रहती है पूरे ट्रैक में, फिर एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन स्टमक से भी होती है, ठीक है। अल्कोहल वगैरह की एब्जॉर्प्शन, वाटर की एब्जॉर्प्शन स्टमक से भी हो जाती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुई, और जो फूड आपका एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में स्टोर हो जाएगा टेम्पररी, और उसकी हो जाएगी इजेशन। अब एक टर्म इंपॉर्टेंट रह गई बतानी, वो है आपकी स्फिंक्टर क्या होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि पूरी जो अपनी जीआईटी है वो स्मूथ मसल की बनी है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो मान लो कि ट्यूब है, उसमें जो इनर लेयर होती है, इनर सर्कुलर मसल होती है वहाँ पे, ठीक है। इनर सर्कुलर होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है। ये इनर सर्कुलर मसल जगह जगह पे, कहीं कहीं पे ये ऐसे मॉडिफाई हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, और उस ल्यूमन को बंद कर देती है। इसे कहते हैं स्फिंक्टर। तो ये हेल्प करता है यूनिक डायरेक्शनल फ्लो के लिए, कि खाना यहाँ से, जैसे तो ये जैसे आपको एग्जांपल दूँ, ये स्फिंक्टर यहाँ पर लगा हुआ है, एक स्फिंक्टर यहाँ पर है, स्फिंक्टर यहाँ पर है। तो यहाँ का जो स्फिंक्टर वाला ईसोफेगस और स्टमक के बीच में स्फिंक्टर है, वो क्या प्रिवेंट करेगा कि स्टमक का खाना ईसोफेगस में ना चला जाए। पर मान लो किसी वजह से ये स्फिंक्टर खराब हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, स्टमक का जो अपनी सिक्रीशंस वगैरह हैं, स्टमक में जो भी अपना फूड गया है, वो वापस बैक फ्लो हो सकता है टुवर्ड्स द ईसोफेगस। तो उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए स्फिंक्टर है। अच्छा, बाई चांस अगर बैक फ्लो हो जाए तो क्या होगा, स्टमक की एसिडिक के पीएच है, लेकिन इसके पास म्यूकस की लेयर है जिसको प्रोटेक्ट करती है। ऐसी कोई म्यूकस की लेयर ईसोफेगस के पास नहीं है। तो अगर स्टमक का कोई सिक्रीशंस, कोई भी कंटेंट ईसोफेगस में चला जाएगा तो ईसोफेगस को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो उसमें हार्ट बर्न आती है, जलन जो होती है यहाँ पर, जिसे गैस्ट्रिक बर्न कहते हैं, है ना, खट्टे डकार आते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारी इसी वजह से होती हैं। तो ये स्फिंक्टर यहाँ पर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है यहाँ पर स्टमक और डुओडेनम के बीच में, और बॉडी में स्फिंक्टर जगह जगह होते हैं। एक स्फिंक्टर इंपॉर्टेंट आपको जो पढ़ना है वो ये है, आपके पास एनल कैनाल के पास दो स्फिंक्टर हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। सारे स्फिंक्टर्स इनवॉलेंट्री कंट्रोल के हैं, बिकॉज स्मूथ मसल के बने हैं। सिर्फ जो आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर है एनल कैनाल वाला, वो वॉलेंट्री कंट्रोल में है, इसलिए आप उस स्फिंक्टर के जरिए कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कब फीकल मैटर को बाहर निकालना है, कब नहीं निकालना है। तो ये कंसेप्ट था स्फिंक्टर का। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।